चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं, ठीक है ना। यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जितने भी संस्थान बनाए गए हैं या जितनी भी संस्थाएं हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो लिख लेते हैं पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं, ठीक है। चलिए, तो पहले हम देखेंगे IUCN के बारे में, ठीक है। पहले देखते हैं IUCN के बारे में कि ये क्या है, ठीक। देखिए, तो पहली चीज ये आप जान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म हम आप लोग को बताया भी थे शायद कुछ दिन पहले जब पढ़ाए थे, तो फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। हाँ, ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये है IUCN का फुल फॉर्म, ठीक है। अब इसको हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्राकृतिक, या इसको हम प्रकृति कह सकते हैं। प्राकृतिक नहीं, प्रकृति कहेंगे। ये आप इसका नाम उतार लीजिएगा, ठीक है, पूरा फुल फॉर्म उतार लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक है। ये इसका हिंदी हो गया। तो IUCN का फुल फॉर्म तो देखिए, ये अगर पूछा जाएगा तो ये आप लोग को याद रखना है। बाकी हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो हिंदी में भी नाम आप इसका याद रख सकते हैं, ठीक। इसके बारे में दो तीन चीज जो इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को, ठीक है। 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आप लोग लिख लीजिए। इसका मुख्यालय लिख लीजिए। मुख्यालय इसका है मार्गस, जो पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक। और इसके बारे में एक सबसे और इम्पोर्टेंट चीज जो आप नोट करके लिख सकते हैं और याद रखेंगे इसको, कि रेड डाटा बुक जो जारी करने का काम है, ठीक है, रेड डाटा बुक जारी करता है, ठीक है, रेड डाटा बुक जारी करता है, ठीक। यानी कि अगर ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करता है, तो आप लोगों को याद रखना होगा कि IUCN रेड डाटा बुक को जारी करता है, ठीक है। जब रेड डाटा बुक के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया था, तभी ये चीजें हम आपको बताए थे कि रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है, तो IUCN जारी करता है, ठीक है। एकदम अच्छे से आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक। चलिए, ये आप लोग उतार लिए हो तो फिर हम आगे वाले स्लाइड पे चले। हाँ बिल्कुल, रुके हैं अनुपमा जी। देखिए, जितना भी हम फुल फॉर्म लिखवा रहे हैं, उसकी स्थापना कब हुई और उसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। और विशेष करके अगर हम किसी का काम बता रहे हैं कि कोई संस्था कौन सा काम कर रही है, तो उसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। कल मैं
दो तीन जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं मैं उनका नाम छाटी हूँ, सबका टाइम लिखी कि कब उसका क्या हुआ था, स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ पर है और क्यों वो जरूरी है, तो वो चीजें मैंने लिख लिया है जो आपके लिए हो जाएगा, उतने में आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रागनी जी क्या कह रही हैं? अरे भाई प्रकृति मतलब हो गया पूरा नेचर, ठीक है, पूरा नेचर हो गया। और प्राकृतिक मतलब होता है कि जो नेचर द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि हम बोल दिए प्रकृति, तो प्रकृति में पूरी वो चीजें आ गई कि जो नेचुरली है, चाहे वो पर्वत पहाड़ सब कुछ हो गया, ठीक है। और अगर हम बोल दिए प्राकृतिक, ठीक है, तो यानी कि नेचर ने उसको बनाया है, प्रकृति ने उसको बनाया है। प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज को प्राकृतिक कहते हैं। पूजा जी क्या कह रही हैं आप? हाँ, अच्छा रेड डाटा बुक के बारे में तो पढ़ाए तो थे, आप पढ़ी नहीं थी क्या? इसका वीडियो भी तो पड़ा होगा उसमें, ठीक है, हम बता दे रहे हैं अभी। ठीक है, देखिए रेड डाटा बुक होता है कि जितने जंतु, ठीक है, रेड डाटा बुक क्या होता है कि जितने जंतु या पादप, ठीक है ना, हाँ जंतु, और इसके बाद पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, इनमें से चाहे जंतु चाहे पादप जो विलुप्त होते हैं, ठीक है, विलुप्त होने का मतलब कि जो खत्म होने के कगार पर हैं, तो रेड डाटा बुक एक ऐसा किताब है, एक ऐसी कह सकते हैं कि डायरी है जिसमें विलुप्त प्रजातियों को नाम, विलुप्त प्रजातियों के जो एक पूरी की पूरी कैटेगरी है उनको रखा गया है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं शेर का, ठीक है, तो शेर आप लोग को पता होगा कि धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो जो जानवर कम हो रहे हैं उनका नाम दर्ज कर दिया गया है रेड डाटा बुक में। ठीक है, रेड डाटा बुक में नाम दर्ज हो गया उनका, तो हमें पता चल गया कि इससे पहले भी कुछ बताई है, नहीं बस यही है। तो इससे हमें पता चल जाता है, रेड डाटा बुक जब हम खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जानवर खत्म होने के कगार पे है, ठीक है, तो हम उसके संरक्षण के लिए कोई विशेष उपाय करेंगे। तो रेड डाटा बुक यही है कि जो विलुप्त हो रहे जंतु और पादप हैं उनकी एक सूची है। ठीक है पूजा जी, पूजा जी समझ आ गया हो तो बता दीजिए। चलिए ठीक है, इसकी एक वीडियो होगी, आप उसमें देखिएगा, वीडियो पड़ी होगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो देखिए IUCN के बाद आ जाता है WWF, ठीक है, कल इसके बारे में हम सिर्फ फुल फॉर्म बताए थे, आज हम इसका थोड़ा और भी थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है WWF। ठीक है, तो पहली चीज ये जानिए कि WWF जो है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, यानी कि विश्व में जानवरों की सुरक्षा करने के लिए कोष। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड मतलब विश्व हो गया, वाइल्ड लाइफ मतलब हो गया जंगली जीव, फंड मतलब हो गया कोष। ठीक है, यानी कि जंगली विश्व जंगली जीव कोष, यानी कि जंगली जानवरों की सुरक्षा करने के लिए जो कोष रखा गया है, जो कोष मतलब समझिए धन, ठीक है, जो धन या जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसको कोष बोला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं WWF कहते हैं। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी हुई थी 1962 में, 1962 में। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड, ग्लैंड, और ये भी पड़ता है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये आप लोग उतारिए, फिर तब हम आते हैं नेक्स्ट पर, थोड़ी और इसके बारे में बात करेंगे हम लोग।
चलिए ठीक है, कोई बताएगा कि स्विट्जरलैंड कौन से महाद्वीप पर है? कोई बताएगा इसको, स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप पर है? किसी को पता हो तो वो बता सकता है। नहीं जया जी, एशिया में नहीं है। अरे तुक्का मार रहे हैं। स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोप में पड़ता है। यूरोप में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। याद कर लीजिए आप लोग। ठीक, देखिए, अब WWF के बारे में पता चल गया कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, जो कि जंगली जानवरों के लिए धन इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, स्थापना बता दी 1962 में हुई थी, और मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। दूसरी चीज आप ये याद रख सकते हैं कि इसकी स्थापना, WWF की स्थापना जो है, इसके पहले जो हम संस्था आप लोगों को बताए हैं, IUCN की सहायता से हुआ है। ठीक है, की सहायता से हुआ, यानी कि जब IUCN ने बोला कि भैया तुम थोड़ा काम करो, मैं तुम्हारे लिए एक अलग संस्था बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो WWF की स्थापना हुई। और ये पूरे विश्व में कह सकते हैं कि जो, देखिए, हमारे भारत में लोग सिर्फ गाय के प्रेमी होते हैं, ठीक है, सिर्फ गाय पालेंगे जो दूध देगी, या बकरी पालेंगे जो, मतलब सिर्फ ऐसे जानवरों को पालते हैं कि जो उनके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है। ठीक है, वो सही है चीजें, लेकिन अगर हम विदेशों में देखें तो विदेशों में बहुत सारे जानवर वो ऐसे पालते हैं जो शौक के लिए उनके होते हैं, किसी उपयोग के नहीं होते। जैसे कि वो शेर पालेंगे, आप लोग अक्सर देखे होंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, या कभी ऐसे शॉर्ट वीडियोस देखिए तो उसमें आपको दिखाई देगा कि शेर को लेकर के जा रहे हैं। शेर तो हानिकारक ही होता है ना उनके लिए, लेकिन फिर भी वो प्रेम करते हैं उससे, उसको इसीलिए पालते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे जानवर है, विदेशों में लोग सांप पालते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे आप तो हिरन पालते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे जानवरों को पालते हैं। कुत्ता तो आम बात है, कुत्ता पालना, गाय पालना, बकरी पालना, ये सारी चीजें आम बात है, ये लगभग आपको सारे कंट्री में मिल जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं कंट्री में कुछ खतरनाक जानवरों को भी लोग पालते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं कि वो जानवर प्रेमी होते हैं, ठीक है, जानवरों को प्यार करने वाले होते हैं। अब वो जानवरों को प्यार करेंगे तो उनको सुरक्षित करने के लिए वो कोष भी देंगे, धन भी देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसमें धन इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज इसमें पैसा जमा करती है कि वो क्या करे, जानवरों की रक्षा करे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। WWF के बाद आप देखेंगे UNEP। UNEP क्या है? ठीक है, तो पहले इसका हम स्थापना देखते हैं। अभी UNEP का फुल फॉर्म आप ही लोग बताएंगे। अभी देखिए, 1972। मुख्यालय क्या हो गया? मुख्यालय इसका हो गया नैरोबी, कीनिया। नैरोबी, कीनिया, ठीक है। अब आप लोग हमको बताइए कि यू का मतलब, अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए, यू का मतलब क्या हो सकता है? यू का सब लोग बताइए, यू से क्या फुल फॉर्म होगा? यूनियन? अच्छा, पूरा फुल फॉर्म बताइए UNEP का। किसी को पता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन। देखिए, यू का मतलब आप लोग यूनियन बताए हैं, लेकिन यू का मतलब दूसरा यूनाइटेड भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो यू का मतलब हो गया यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड। एन से हो गया नेशंस, फिर उसके बाद डी से हो गया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, और फिर पी से हो गया प्रोग्राम।
ठीक है, तो ये हो गया यूएनईपी का फुल फॉर्म। ठीक है, डी कहाँ है मैम मेरे, क्या यूएनईपी, अच्छा ये डेवलपमेंट, रुक जाइए हम बता रहे हैं। ये ई है ना, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। वेट, ये हो जाएगा इन्वायरमेंटल। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल हो जाएगा, इन्वायरमेंटल। लिख लीजिए इसको आप लोग। स्पेलिंग हमको याद नहीं आ रहा है, किसी को स्पेलिंग पता हो तो एक बार बोल दे वो। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग ENVIRONMENT। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आप लोग उतार लीजिए। इसका आप कह सकते हैं हिंदी में, इसको नाम आप लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, ये इसकी हिंदी हो गई। ठीक, चलिए उतार लिए हो आप लोग। तो अब हमको दूसरा आप लोग क्वेश्चन इसमें बताएंगे कि नैरोबी, ठीक है, नैरोबी कहाँ पर स्थित है, नैरोबी किस महाद्वीप में पड़ता है। बताइए किस महाद्वीप में पड़ता है। नहीं पता, कीनिया नहीं याद है आप लोगों को, ये पड़ेगा अफ्रीका में। देखिए जितना ये ऐसे लिखवाया जाता है ना किसी भी देश का नाम, वो सब किस महाद्वीप में पड़ते हैं वो देख करके आप लोग उतार लिया करिए, इससे मैपिंग सही रहती है। ठीक है, तो यूएनईपी के बारे में पता चल गया कि 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, मुख्यालय नैरोबी कीनिया में है। और दूसरी चीज कि इसका जो काम है वो ये है कि ये पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन में विशेष योगदान देता है। इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था, शायद हम लिखवा चुके हैं पहले, कॉपी पलटिएगा तो आप देखेंगे। इसका काम ये होता है कि जो ध्रुवें हैं, ठीक है, ध्रुवों का रक्षा करना, साथ में जितनी विविधता वाले क्षेत्र हैं, हॉट स्पॉट है, ठीक है, हॉट स्पॉट का भी ये संरक्षण करता है। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण का काम ये करता है, जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, ये इसका काम होता है। चलिए अब नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं ग्रीन पीस के बारे में। ग्रीन पीस, कल शायद ग्रीन पीस के बारे में आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, ग्रीन पीस कल बताया गया था कि नहीं, कल इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो मैंने इसको बताया था। तो ग्रीन पीस की जो स्थापना है, ग्रीन पीस की स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, 1971 में हुई थी। मुख्यालय आप याद रख सकते हैं, मुख्यालय इसका बताया गया था आप लोगों को कल, एम्स्टर्डम। कहाँ पर है, नीदरलैंड में, नीदरलैंड में। और दूसरी चीज आप याद रखेंगे, इसका भी काम यही है कि जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, हो गया हो यहाँ तक का सबका, तो बताइए एक लास्ट पॉइंट इसमें बचा हुआ है, एक संस्था बची हुई है, वो भी बता दे।
देखिए एक लास्ट संस्था है और जो बहुत जरूरी है, रेड क्रॉस। ठीक है, ये आप लोग बहुत सुने होंगे रेड क्रॉस के बारे में। एक मिनट रागनी जी, क्या बोल रही हैं आप? 8 मई, हाँ वेरी गुड, बहुत सही। देखिए रेड क्रॉस डे जो है, ठीक है, ये रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है क्योंकि 8 मई के दिन ही इसकी स्थापना हुई थी। और सन जो था 1864, ठीक है, 1864। और 8 मई को रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, इसीलिए 8 मई को रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, इसका मुख्यालय जो है ये जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। ये पॉइंट नोट करिए, फिर आप लोग हमको तब बताइए। हाँ बिल्कुल गीता चौधरी जी, हम बता रहे हैं। देखिए रेड क्रॉस जो है, ये तो हम पूछने वाले थे आप लोगों से क्या होता है, लेकिन हम फिर आप पूछ ली तो हम बता दे रहे हैं। देखिए एक ऐसी ये संस्था है ना कि जो विश्व स्तर पे काम करती है कि जितने भी मनुष्य हैं, ठीक है, जितने भी मनुष्य हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए ये एक ऐसी संस्था है जो विश्व स्तर पर काम करती है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप लोग सुने होंगे बहुत सारे रोगों के बारे में, ठीक है, जैसे आप सुने होंगे कि जो ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे रोग होते हैं, ठीक, जिसमें एक सबसे ज्यादा आप आ जाता है हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस रोग आता है, ठीक है। और इसके बाद भी बहुत सारे रोग ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए मलेरिया हुआ, फिर पीलिया हुआ, ये सब रोग अब कॉमन हो गए। पहले ये सब रोग जब होते थे तो एक बड़े स्तर पर होते थे और पूरा का पूरा देश साफ हो जाया करता था इन रोगों से, ठीक है। तो ये ऐसी संस्था है कि जहां पर कोई रोग एक बड़े स्तर पे फैलना शुरू होता है तो ये क्या करती है कि उनका उपचार करने के लिए एक, कह सकते हैं, लोगों से फंड लेती है, लोगों से पैसा लेती है, उसको इकट्ठा करती है और उस देश की दवाई के लिए वो पैसा खत्म करती है। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों को पता है कि 19 है अब, हाँ बिल्कुल, कोविड 19 जो है ये इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो अभी रेड क्रॉस जो है ये इतना एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं एक्टिव है? क्योंकि अभी इसकी कोई दवाई प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है, ठीक है। सभी देश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारी चीजें, सारे अनुसंधान या कह सकते हैं सारी खोज हो जाएगी, उसके बारे में उसको डिटेल में पता होगा, तो ये क्या करता है, एक विश्व स्तर पे काम करना शुरू कर देता है। अब आप देखिए जो पोलियो की ड्रॉप्स हैं, ठीक है, जो पोलियो की ड्रॉप हम लोगों को बचपन में पिलाए जाते थे या अभी भी पिलाए जाते हैं, ठीक है, तो ये पहले एक जो पोलियो वाला रोग है, ये ऐसा रोग था कि बहुत बड़े स्तर पे ये पोलियो वाला रोग चलता था, ठीक। लेकिन जब रेड क्रॉस ने इसमें हाथ डाला, रेड क्रॉस इसको चलाना शुरू किया, तो फिर ये देखिए अब देशों में मुफ्त बांटे जाने लगा है, ठीक है। ये देशों से अपील करती है, पहले कुछ टाइम तक अपने फ्री करेगी कि हम दे रहे हैं, आप अपने देश में बांटिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि भैया आप कब तक किसी से लेना पसंद करोगे। एक टाइम के बाद वो देश कहते हैं कि ठीक है मैं ये काम खुद कर लूंगा, ठीक। तो इतना समझिए कि रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो जो विश्व स्तर पे मनुष्यों के स्वास्थ्य का संरक्षण करती है। ठीक है, समझ आ गया सबको? आवाज जा रही है? हम्म, देखिए हम बता रहे हैं, आप गूगल करेंगी ना, गूगल पे सारा सन 1 साल पहले में बता रहा है। हम इसको गूगल पे भी सर्च करके देख लिया है, लेकिन जो हम किताब पढ़े हैं, देखिए हम ज्यादातर चीजें किताब से बताते हैं, गूगल से हम बहुत कम सर्च करते हैं क्योंकि गूगल पे बहुत सारी चीजें गलत देता है, ठीक है। तो मैंने अपने किताब से पढ़ा है, आप कहेंगे तो हम आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देंगे, उसका किताब का भेज देंगे फोटो खींच करके। तो मेरे किताब में 1864 ही दिया है और 1864 सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है रागनी जी। हम्म,
मैंने गूगल किया, ये मैं कल चेक कर रही थी कि रेड क्रॉस का कोई सिंबल मिल जाए तो मैं डाल देती इस पे, तो मुझे कुछ बहुत दिखा नहीं, बल्कि स्थापना उसमें 1863 ही दिखा रहा था। तो मैं बहुत ज्यादा उस पे वो नहीं की। वैसे रेड क्रॉस का जो सिंबल होता है ना, वो कुछ जैसे रिबन आप देखे होंगे, ये रुकिए हम बता रहे हैं आपको। हाँ, वो रिबन की तरह ही बनता है और ऐसे इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है। हाँ, वो जब रिबन आप देखेंगे तो रिबन ऐसे करके वो ऐसे लगा रहता है। ठीक, ये रेड क्रॉस का सिंबल होता है। चलिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। यहां तक लोगों के समझ में आ गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए। चलिए ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे UNFCC के बारे में। ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी UNFCCC के बारे में। ठीक है, ये क्या है और ये किससे रिलेटेड है? तो इसका आप लोग पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए। यू से हम लिखेंगे यूनाइटेड, एन से लिखेंगे नेशंस, फिर एफ से लिखेंगे फ्रेमवर्क, या फार ए रहेगा, फ्रेमवर्क। इसके बाद फिर सी से लिखेंगे कन्वेंशन, और तो है नहीं, ऑन रहेगा, फिर क्लाइमेट रहेगा, फिर चेंज रहेगा। ठीक है, देखिए आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क। ठीक, देखिए अब इसके बारे में पहले समझ लीजिए ये है क्या। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप कोई लाइन पढ़ेंगे किसी क्वेश्चन में तो ये मिल जाएगा कि UNFCCC ने ये चीजें कहा। ठीक है, तो ये जानिए कि एक ऐसी ये संस्था है कि जब जलवायु परिवर्तन हमारे यहाँ पर होने लगा, एक विश्व स्तर पे देखा गया कि जलवायु में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तो इसका गठन किया गया 1994 में। ठीक है, 1994 में इसका गठन किया गया, और जो इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, सदस्य देश जो हैं इसके, वो 192 देश हैं। ठीक, 192 देश इसके सदस्य हैं। मतलब एक बड़े स्तर पे इसका गठन किया गया है जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए। जिस देश में जिस कारण से जलवायु परिवर्तन होता है उसको ये रोकने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भारत में अगर CO2 की मात्रा बढ़ रही है और वो नजर रख रहा है, उसको पता चल गया कि भारत में CO2 बढ़ रहा है, तो जब सम्मेलन इसका होगा तो सम्मेलन में ये बोलेगा कि आप अपने देश में CO2 की मात्रा को कम करिए। आप नहीं कम करेंगे तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, तो इसका काम है जलवायु परिवर्तन में होने वाले कारणों को खत्म करना। ठीक है, रोकना। हो गया सबका? चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद आप लोगों को पता होगा दो समझौते, या कह सकते हैं दो प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोटोकॉल आप लोगों के लिए दो ही जरूरी है तो बहुत सारे। देखिए, पहली चीज आप याद रखेंगे कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, जब पूरा का पूरा कह सकते हैं विश्व शांत हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, लोगों को खाने के लिए थोड़ी चीजें व्यवस्था कर ली गई,
तब सबका ध्यान गया जलवायु की तरफ। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन किया गया और ये टाइम था 1979 और ये सम्मेलन हुआ था जिनेवा में। जिनेवा जो कि है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, वहां पर सम्मेलन किया गया और सम्मेलन में ये बात किया गया कि हम किस तरीके से अपने देश में, अपने विश्व में हो रहे जलवायु को हम स्थिर कर सकते हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन होगा तो धीरे धीरे पूरा विश्व क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रहने की दशाएं नहीं रह जाएंगी। जैसे कि पूरे कह सकते हैं कि हम लोगों को पता है सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी ही रहने लायक जगह है। जब पृथ्वी भी खत्म हो जाएगा तो पूरा मानव जाति खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कभी मैप उठाइए या फिर जो संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं एक डेटा जारी करती हैं हर साल की, तो आप देखेंगे जो पहले का धरातल था वो कुछ बड़े साइज का था, अब उसमें परिवर्तन आ गया है। अब वही धरातल जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये धरातल नहीं सिकुड़ा है, ये जो मौसम गर्म होता है तो उससे ग्लेशियर पिघलते हैं और पानी का स्तर समुद्रों में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। पानी का स्तर बढ़ रहा है, जो भूमि है वो कम हो जा रही है। भूमि कम हो रही है तो जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि कम हो रहा है, तो लोग रह कैसे रहे हैं। ठीक है, पहले देखिए, पहले एक आदमी यहाँ रहता था, एक आदमी यहाँ रहता था। अब की कंडीशन क्या है, जगह इतना छोटा हो गया और इतने आदमी यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में परिवर्तन होने से, पूरे पृथ्वी में परिवर्तन होने से धीरे धीरे मानव जाति के ऊपर संकट आ रहा है। ठीक है, तो ये सब खत्म करने के लिए 1979 में सम्मेलन किया गया जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में सम्मेलन किया गया, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जिसको कहते हैं। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि इसी सम्मेलन के बाद पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी सम्मेलन होंगे, ठीक है, या जितने भी प्रोटोकॉल होंगे, जितने भी समझौते होंगे, जितने भी संस्थाओं का निर्माण होगा, इसी के द्वारा, इसी में बात कहने से, या कह सकते हैं कि इसके बाद द्वितीय विश्व जलवायु सम्मेलन भी होगा, तृतीय विश्व जलवायु सम्मेलन भी होगा। तो इन सब सम्मेलनों में कहा गया कि हम संस्था बनाएंगे, आप ये काम करो, ये संस्था बना करके बोला आप ये काम करो। तो ये सारी बातें यहीं से शुरू हुई थी। तो इसी संस्था के कहे जाने के कारण, या कह सकते हैं इसी सम्मेलन के कहे जाने के कारण एक समझौता हुआ जिसको बोला गया मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल समझौता। ठीक है, क्या बोला गया, मॉन्ट्रियल समझौता। अब मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था, 1987 में हुआ था। 1987 में किया गया तो इसका काम क्या था, इसने कहा कि भैया ओजोन परत का संरक्षण करो। क्या करो, ओजोन परत का संरक्षण करो। ठीक है, हमें ओजोन परत का संरक्षण करना होगा और इसीलिए देखिए ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, या ये हम इसको कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। क्यों क्यों 16 सितंबर ही रखा गया, क्योंकि मॉन्ट्रियल समझौता जो था वो 16 सितंबर 1987 को हुआ था, तो इसीलिए 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस के रूप में मनाने का काम शुरू कर दिया गया। क्लियर है सबको, समझ आ गया हो तो बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम। चलिए फिर ठीक है, आगे आ जाते हैं। देखिए लिख नहीं पा रहे तो परेशान मत होइए, अभी हम पीडीएफ डाल देंगे, आपका वो जो है ऐप है, ऐप पे पीडीएफ पड़ जाएगा, आप देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी समझना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए इसके बाद जैसे मॉन्ट्रियल समझौता हुआ वैसे एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जब हम देखते हैं कि यूएनएफसीसी का जब गठन होता है 1994 में, ठीक है, तभी क्योटो प्रोटोकॉल भी शुरू हो जाता है। ये बाद में अलग अलग देशों ने इस पे सिग्नेचर किया, तो ये इसलिए इसका डेट कोई जरूरी नहीं है। बस इतना आप याद रखेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस
को कम करने से है, ठीक है, को कम करने से है। इसने अपना एक लक्ष्य रखा कि 2012 तक, ठीक है, 2012 तक 5% हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करेंगे। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करेंगे, ठीक है, कमी करेंगे, ठीक है। बात समझ में आया? मतलब ये नहीं कि जितना है हम उसको खत्म करेंगे, बात ये है इसमें। हाँ सही है जानवी जी, 1997 में ही शुरू हुआ था, लेकिन अलग अलग देशों ने अलग अलग टाइम पे इस पे सिग्नेचर किया था, इसकी बात को अलग अलग समय पे माना, इसलिए इसका कोई जरूरी नहीं है कि क्योटो प्रोटोकॉल का आप सन याद करें, ठीक है। देखिए ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसने ये नहीं कहा कि जितने गैसेस है उसको हम खत्म कर देंगे, इसने कहा कि हम उत्सर्जन में कमी करेंगे। यानी कि अगर कोई देश 100 कह सकते हैं कि 100 ml, ठीक है, 100 ml क्या करता है, 100 ml गैस का उत्सर्जन करता है, या हम कह सकते हैं कि बस एक हम डेटा याद करें तो इसमें से हम 5% कम कर देंगे। यानी कि हर देश अपने जो जितना वो ग्रीन हाउस गैस निकालता है उसमें से 5% की कमी करेगा, ठीक है। तो ये क्या किया गया, 2012 तक का इसका टाइम रखा गया कि इतने टाइम तक हम खत्म कर देंगे। भारत ने क्या किया था कि 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया, क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया, या कह सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। ये जारी तो हो गया था, जब UNFCCC बना तभी से इस पे बात चल रहा था, लेकिन बाद में इस पे देखिए सारे देश अलग अलग टाइम पे सिग्नेचर किए, इसलिए कोई जरूरी नहीं है। भारत ने इस पे 2002 में सिग्नेचर किया कि ठीक है भैया हम आपके बात को मान लेते हैं। 5% ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना मतलब कि आपका जो औद्योगिकरण है वो थोड़ा पीछे होगा, क्योंकि आपको अपने औद्योगिक क्षेत्र में कमी करनी पड़ेगी, तभी ना ग्रीन हाउस गैस आप कम उत्सर्जन करेंगे। आप अपने क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस जो रहेगा वो और भी निकलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने से है, ठीक। इसके बाद एक और सम्मेलन जरूरी है जो वो आप याद रखेंगे, स्टॉक होम सम्मेलन। स्टॉक होम सम्मेलन कब हुआ था भाई, तो ये 2004 में हुआ था, और इसका जो उद्देश्य था, इसका जो पर्पस था वो ये था कि जैव कीटनाशक, ठीक है, जो हम प्रयोग करते हैं खेतों के लिए, जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषक को कम करना, ठीक है। यानी कि इसने कहा कि हम जैविक कीटनाशकों का प्रयोग खेतों में कम करें या रासायनिक खादों का कम प्रयोग करें, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जमीन में जाता है तो जमीन प्रदूषित करता ही करता है, साथ में हमारे ये भोजन को भी प्रदूषित करता है, और दूसरी चीज ये पानी के माध्यम से नदियों में बह करके जाता है, समुद्रों में बह करके जाता है, जिससे जलीय जीवों को क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या कहा गया था, आप याद रखेंगे, जैव कीटनाशकों एवं औद्योगिक प्रदूषकों को कम करने से रिलेटेड बात हुई थी, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो एक बार आप लोग हमको बता दीजिए, फिर आगे कुछ और चीजें हैं वो हम बता दें। चलिए ठीक है। देखिए इसके बाद बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं विश्व स्तर पे, ठीक है, बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, वो बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, आपके टेट में नहीं पूछा जाएगा। दो तीन जो जरूरी था, दो पूछा गया था, मॉन्ट्रियल और क्योटो पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि स्टॉक बता देते हैं, शायद आगे एग्जाम में पूछा जा सके, नोट बना के रखिएगा। एक चीज और आप याद रखेंगे, जिसमें आपको स्मार्ट गंगा सिटी योजना याद करना है, ठीक है। देखिए स्मार्ट गंगा सिटी योजना। अब स्मार्ट गंगा सिटी योजना क्या है,
तो इतना पहले याद रखिए कि ये 2016 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2016 में शुरू किया गया था। और इसका पर्पस ये था कि गंगा के किनारे बसे हुए 10 शहरों को 10 शहरों को साफ एवं, हाँ सही है प्रीति जी, पीएम मोदी ने स्टार्ट किया था। साफ एवं सुंदर बनाना। ठीक है, तो वो 10 शहर के नाम अगर आप लिखना चाहें तो मैं 2-4 का बता दे रही हूँ। एक हरिद्वार है, ठीक है, फिर क्या है, मथुरा है, वृंदावन है, ऋषिकेश है, कानपुर है, और क्या है, पटना है, लखनऊ है, इलाहाबाद है। ठीक, और हमको नाम नहीं याद आ रहा है, इतना हमको याद है तो आप इतना याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पता आपको ये भी चल जा रहा है कि कानपुर किस नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे भैया, मैंने देख लिया स्मार्ट गंगा सिटी योजना में। हरिद्वार किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। लखनऊ, कानपुर, पटना, इलाहाबाद, ये सब गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, अब देखिए, हाँ वाराणसी। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद आप एक चीज इसमें ध्यान दे सकते हैं। वाराणसी भी है, सही है प्रीति जी। इसमें एक चीज और आप ध्यान दे सकते हैं। पहला कह सकते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि स्मार्ट गंगा सिटी योजना किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना होगा कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए 10 शहरों को साफ करने से है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गंगा को साफ करने से कोई बात नहीं कही गई, यहाँ पे शहरों को साफ करने की बात कही गई है, इसलिए इसको स्मार्ट गंगा सिटी कहा गया। हाँ, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ, सही कह रही है। गंगा नहीं, सही है, गंगा नदी के, देखिए वो गंगा नदी के किनारे नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गंगा के नदी के टच में आता है। ठीक है, और आप इसको देखेंगे तो ये जो है, आप साइड से वो कहीं किनारे से निकलता है, वो एकदम गंगा नदी के किनारे नहीं है, लेकिन वो गंगा के थोड़े टच जो है, कह सकते हैं कि एक एरिया को कवर करता है। ठीक, तो लखनऊ को साफ करने से इसमें रिलेटेड बात को रखा गया था। गंगा के एकदम किनारे नहीं है वो, ये सही है। यूपी, आप क्या लिखी थी मैम? दिखाई नहीं पड़ा, तुरंत कमेंट आपका क्लियर हो गया, बोल दीजिए आप। हाँ हाँ सही है। यूपी किस नदी की, अरे यूपी किस नदी के किनारे है मतलब क्या? यूपी इतना बड़ा राज्य है, उसमें से नदियां होकर के बहेंगी। शहर किसी नदी के किनारे होता है। ठीक है, राज्य किसी नदी के किनारे नहीं होता है, क्योंकि राज्य इतना बड़ा होता है कि उसमें कई सारी नदियां बह जाती हैं। ठीक है रागनी जी, चलिए सपना जी आप कुछ कह रही थी क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रही है आप। गोमती नदी लखनऊ में बहती है, फुलहर झील से निकलती है। ठीक है, लेकिन जो हम देखेंगे तो वो एक एरिया कवर करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी बह गई, तो लखनऊ अगर यहाँ है, देखिए एकदम किनारे ये नहीं बसा हुआ, एक साइड में है, लेकिन फिर भी इस योजना के अंतर्गत लखनऊ को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हम आ जाते हैं, ये खत्म होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो आप लोग ये याद रखेंगे कि कौन कौन से पुरस्कार जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो कुछ पुरस्कार के आप नाम लिख लीजिए, पुरस्कार के कुछ नाम लिख लीजिए, जिसमें पहला आपको याद रखना है गोल्ड मैन पुरस्कार। बस हम पुरस्कार के नाम बताएंगे कि कौन कौन सा पर्यावरण से संबंधित है। दूसरा, ग्लोबल 500,
पुरस्कार। तीसरा आप याद रख सकते हैं गोल्डन पांडा, और इसी को ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। चौथा आप याद रख सकते हैं ग्लोबल 500, 500 लिखे हैं, रुकिए और सुंदर लिख दे। अब ठीक है, पांचवा लिख लीजिए इंदिरा प्रियदर्शिनी। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 कह सकते हैं कि पुरस्कार है जो पर्यावरण से संबंधित है। याद रखेंगे आप लोग, टेट में ना पूछा गया तो सुपर टेट में पूछा जा सकता है, क्योंकि पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई इंपॉर्टेंट। आप लोग उतार लिए हो तो बताइए, फिर आगे चले। चलिए ठीक है, अब आगे हम देखेंगे पर्यावरण से जुड़े हुए। आज बहुत अच्छा क्लास रहा। अच्छा रागनी जी, मतलब रोज हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बेइज्जती मार दी आप तो मेरा है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे पर्यावरणविद के बारे में। अच्छा प्रीति जी कह रही है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ, टॉपिक अच्छा था। देखिए ये चीजें हम इकट्ठा कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उसको मैं से इकट्ठा करके अभी ऐसे 2-3 दिन क्लास में हमको लेना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे अभ्यारण्य बचे हुए हैं लिखने के लिए। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे ऐसे ही रिलेटेड, लेकिन साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते रहेंगे। और ये सब जब खत्म हो जाएगा ना तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे, जो हम खुद इकट्ठा करके उसको रखे हुए हैं आप लोगों को पर्यावरण से संबंधित जो है वो कराने के लिए। ठीक है, क्या सर को अच्छा नहीं लगा, आप लोग मेरी तारीफ कर दिए। देखिए, अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे पर्यावरणविद के बारे में, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड कुछ ऐसे नाम पढ़ेंगे, ऐसे लोगों के नाम पढ़ेंगे, वैज्ञानिक के नाम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम नाम याद रखेंगे इसमें डॉक्टर नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलाग। कोई हमको ये बताएगा ये किससे संबंधित है? अच्छा, कोई बताना चाहेगा? किसी को याद हो तो बता सकता है। बोरलाग का नाम पर्यावरण से, तो हम पर्यावरणविद लिखे हैं जया जी, तो वो पर्यावरण से रिलेटेड है ही, लेकिन किसी एक विशेष टॉपिक से। हाँ पूजा जी, वेरी गुड, बहुत सही पूजा जी, आप बहुत सही बताई हैं। ये विश्व स्तर पे अगर हम देखें तो विश्व स्तर पे हरित क्रांति इन्होंने ही लाया था। चलिए पूजा जी माइक आप बंद कर लीजिए। देखिए, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग, ये नाम हम आप लोगों को बताए थे, ये रिलेटेड है हरित क्रांति से। किससे रिलेटेड है? हरित क्रांति से। विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत इन्होंने ही की थी। ठीक है, भारत में किसने किया था? तो भारत में आप लोगों को स्वामीनाथन का नाम याद होगा, स्वामीनाथन ने भारत में शुरू किया था। ठीक है, इसके बाद हम बोरलाग के बारे में 2-3 चीज कह सकते हैं। पहला चीज, इन्होंने गेहूं पर विशेष जोर दिया था। ठीक है, गेहूं के उत्पादन पर, गेहूं के उत्पादन पर इन्होंने विशेष अध्ययन किया था, विशेष जोर दिया था। इसीलिए इन्होंने 2 किस्म
की प्रजातियां कह सकते हैं कि अपने शोधशाला में बनाई। 2 किस्म की प्रजातियां वो गेहूं की ही है, ठीक है। गेहूं की 2 प्रजातियों का इन्होंने अपने संस्था में कह सकते हैं उत्पादन किया, जिसमें आपको पहला नाम मिलेगा सोनार, सोनारा है, सोनारा 65। रुकिए हम इसको सही से लिख दे, पता नहीं क्यों नीचे लिखने पे पूरा का पूरा गंदा लिखा जाता है। सोनारा 65, ठीक है। दूसरा नाम आप याद रखेंगे इसमें लरमा रोहो, ठीक है। तो 2 गेहूं की प्रजातियों का इन्होंने खोज किया था, सोनारा 65 और लरमा रोहो। यही गेहूं की प्रजातियां किसानों को बांटी गई थी, जिससे किसान क्या हुए किए कि अपने गेहूं के उत्पादन को काफी अच्छे से बढ़ा पाए, ठीक है। चलिए ये चीजें समझ आ गई हो तो बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर। सेकेंड वाला लिखे हैं सपना जी, नाम पूछ रही है ना गेहूं का, लरमा रोहो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा को, ठीक है, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा, हाँ चिपको आंदोलन से तो संबंधित है ही ये, लेकिन उससे कह सकते हैं कि बड़ी चीज ये टिहरी आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना आप लोग सुने होंगे, उत्तराखंड में है। तो ये आप लोग बताएंगे हमको किस नदी पर है टिहरी आंदोलन जो हुआ था, या टिहरी नदी जो है, टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर है? सोन नदी पर। सोन नदी कहाँ से निकलती है रागनी जी? सोन नदी दक्षिण भारत से निकलती है और गंगा में जाकर के फिर मिलती है। उसको हम पढ़ाते हुए बताए थे कि जब आप मैप ऐसे बनाएंगे तो सोन नदी का उद्गम ऐसे होता है और वो ऐसे बह करके जाती है और गंगा में जाकर के मिल जाती है। हाँ ठीक है, मत पढ़िए। पहला होमवर्क आप लोग याद लिखिए, तो पहला होमवर्क टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, खोज करके पढ़ करके आएंगे आप लोग। अब एक एक होमवर्क ऐसे हम आपको बीच बीच से देंगे। चलिए दूसरा, इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड याद रखेंगे कि चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के एक कह सकते हैं कि ये नेता थे, ठीक है, प्रणेता नहीं थे। ठीक, ये एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छे नेता के रूप में आए थे, ये प्रणेता नहीं थे। प्रणेता आप जब देखेंगे तो आपको दूसरा नाम मिलेगा श्री चंडी प्रसाद भट्ट का, ठीक है, श्री चंडी प्रसाद भट्ट। देखिए प्रणेता और नेता दोनों में अंतर होता है। प्रणेता मतलब होता है कि सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था, ठीक है। प्रणेता मतलब होता है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले इन्होंने ही किया था, ठीक है। श्री चंडी प्रसाद भट्ट ने सबसे पहले इसको शुरू किया था। ये गलत हम लिख दिए, रुक जाइए, प्रणेता सही कर दे। प्रणेता मतलब आप लोग समझेंगे कि सबसे पहले शुरुआत इनके द्वारा ही किया गया, लेकिन जब नेता की बात कही जाएगी तो नेता कहने का मतलब कि वो एक विशेष नेता के तौर पे उभर करके सामने आए थे, ठीक है। ये जब हम पढ़ा रहे थे चिपकू आंदोलन तभी हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो प्रणेता पूछेगा तो चंडी प्रसाद भट्ट, और अगर पूछेगा कि इसके नेता कौन थे तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। वैसे जो हमारे कह सकते हैं कि टेट का और बीटीसी का जो एग्जाम होता है ना, उसमें प्रणेता ही आपको देगा। तो दोनों ऑप्शन में से कोई ऐसा जब पूछेगा प्रणेता कौन है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही देगा, ऐसा नहीं देगा कि दोनों ऑप्शन इकट्ठा आपको मिलेगा। दोनों नाम आप याद रखेंगे, जो भी ऑप्शन में रहेगा चिपको आंदोलन से संबंधित टिक कर दीजिएगा।
अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। प्रणेता पूछेगा तो चंडी प्रसाद लगाएंगे, नेता पूछेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा लगाएंगे। ठीक है, हो गया। चलिए 2-3 चीज और बचा हुआ है, पढ़ लेते हैं। सर जी लाइन में खड़े हैं, बोल रहे हैं जल्दी पढ़ाओ। चलिए, इसके बाद आपको एक दूसरा नाम सुनने को मिलेगा। हाँ सही है सपना जी, भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, सलीम अली का नाम पढ़ेंगे। ये नाम आप लोग सुने होंगे। तो ये पक्षी विशेषज्ञ थे। ठीक है, या हम इनको कह सकते हैं कि पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ। पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ, ये पक्षियों के संरक्षण पे बहुत जोर दिए थे। ठीक है, ये पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे। इसीलिए इनके नाम पर आपको दो चीज देखने को मिलेगा। पहला तो आपको जम्मू कश्मीर में इनके ही नाम से एक अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, जिसको बोला जाता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इन्हीं के नाम पर शुरू किया गया। और दूसरा आपको इन्हीं के नाम पर पुरस्कार भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इनसे रिलेटेड डॉक्टर सलीम अली करके पुरस्कार भी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, तो डॉक्टर सलीम अली के बारे में आप याद रखेंगे कि ये पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे, जो पक्षियों के संरक्षण में एक विशेष योगदान दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे ले लें। अब हो गया इतना। उतार लीजिए जया जी, फिर चलते हैं। जया जी हो गया। चलिए देखिए, इसके बाद दो नाम आपको और मिलेगा। एक मिलेगा मेधा पाटेकर। में ये मेधा है, ठीक है, मेधा पाटेकर। ठीक है, तो इनका नाम आपको नर्मदा नर्मदा बचाओ से, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे मेधा पाटेकर। दूसरा नाम आपको मिलेगा राजेंद्र सिंह का। ठीक है, राजेंद्र सिंह का नाम मिलेगा। तो राजेंद्र सिंह जो है, ये एक संस्था की स्थापना किए थे, जिसको तरुण भारत संघ के नाम से जाना जाता है। तरुण भारत संघ, ये इनकी एक संस्था थी। ठीक है, ये इनकी एक संस्था थी। और राजेंद्र सिंह को ही जल पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल पुरुष कहा जाता है। क्यों जल पुरुष कहा जाता है? क्योंकि पानी को बचाने के लिए इन्होंने विशेष अपना कह सकते हैं कि योगदान दिया, और पानी को बचाने के लिए ही इन्होंने तरुण भारत संघ की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो देखिए राजेंद्र सिंह से पूछा जा सकता है कि जल पुरुष किसे कहते हैं, तो राजेंद्र सिंह को। या दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि तरुण भारत संघ की स्थापना किसने की थी, तो राजेंद्र सिंह ने की थी। ठीक, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ से है। ठीक, तो एकदम सिंपल, आप इसको ऐसे ही उतार लीजिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है,
कल छुट्टी काहे की, कल छुट्टी क्या है कल? अच्छा संडे है। चलिए ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज है उनको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज कुछ है उसको आप लिख लीजिए, कौन कौन से दिन पूरे साल में जरूरी होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए। ठीक, तो दिवस लिख लीजिए, फिर खत्म कर देते हैं आज की क्लास को। मैं लिखते जाऊंगी, आप लोग उतारते चलिएगा, ठीक है। फिर इस पे डिस्कस करेंगे, फिर मैं बोलूंगी, और तब तक आप लोग भी मत बोलिएगा क्योंकि मैं ईयरफोन नहीं कान में लगाई रखती हूँ। पर्यावरण से संबंधित दिवस। चलिए पहला लिखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी। दूसरा, विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। उतारिए इतना, फिर तब आगे चले। हो गया, ठीक। सबका हो गया तो बता दीजिए, फिर आगे चले तब। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखिए मेरी स्लाइड भी खत्म हो गई, कोई बात नहीं, कहीं और लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इसको। विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस। विश्व
ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। यहाँ तक उतारिए, फिर दूसरी स्लाइड देखें। सबका हो गया? चलिए फिर यहाँ लिख लीजिए। अब लिखिए विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर। फिर दूसरा वन्य जीव सप्ताह। देखिए ये सप्ताह की बात हो रही है, पूरे 1 हफ्ते तक ये प्रोग्राम चलाया जाता है। ये चलाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस। एक मिनट रुक जाइए। लिखिए 12 नवंबर को मनाया जाता है ये। 12 नवंबर। चलिए इसके बाद देखेंगे हम विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। 25 नवंबर को मनाया जाता है। 2 और लिखना है, उसको भी लिख लीजिए। एक लिख लीजिए मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस तो ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। 10 जुलाई को, सॉरी 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इसको सही कर दे क्योंकि ये दिसंबर का महीना पूरा चल रहा है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। और याद रखेंगे एक लास्ट पॉइंट जो है वन महोत्सव। वन महोत्सव तो वन महोत्सव जो है ये जुलाई एवं फरवरी के पहले सप्ताह में, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं जुलाई एंड फरवरी फर्स्ट वीक। ठीक है, यानी कि वन महोत्सव जो है वो जुलाई और फरवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। जुलाई का पहला सप्ताह वन महोत्सव होता है और फरवरी का पहला सप्ताह वन महोत्सव होता है। ठीक है, सब लोगों ने उतार लिया हो तो बता दीजिए एक बार।
चलिए देखिए, जितने डेज हम लिखवाए हैं वो आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरी चीज कि यहाँ से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर इससे एक्स्ट्रा कुछ पूछा होगा तो आप लोग हमसे बता दीजिएगा कि मैम ये भी पूछा गया था, तो उसको भी हम नोट करवा देंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हमको बता सकता है। क्या पूछी थी? भारत पर चंद्रयान का नाम, देखिए ये श्रीहरिकोटा से ये भेजा गया था, ठीक है, और ये जुलाई में भेजा गया था, जो 16 जुलाई के समथिंग, या मतलब डेट हमको याद नहीं है क्लियर, 2019 में ये भेजा गया था, ठीक, 2019 में भेजा गया था। और इसका जो नाम था, क्योंकि मैं इसको सर्च कर लेती हूँ क्योंकि मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, फिर भूल जाएंगे हम, फिर हम उसको खोजेंगे। ठीक है, हमको बस इतना याद है कि वो श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। चंद्रयान 2 है, लेकिन वो किसी प्रक्षेपण से। हाँ देखिए, हाँ, रागनी जी, जो नाम था वो चंद्रयान 2 ही था उसका, ठीक है, जो जिसके माध्यम से वो प्रक्षेपित किया जाता है उसका नाम कुछ ना कुछ होता है। हाँ, तो ये जिससे भेजा गया था उसका नाम था GSLV, GSLV MK3, ये इसका नाम था। क्या कह रही हैं? हाँ हाँ। 2019 में ही तो भेजा गया अभी। देखिए, ये चंद्रयान 2 इसका नाम था, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले जो प्रक्षेपित करने की कोशिश कर रहे थे वो सफल नहीं हो पाया था। ये चंद्रयान 2 भारत द्वारा ही बनाया गया था, चंद्रयान 2 इसका नाम था। इसका डिटेल हम आपको, आप हमको फोन करिएगा, हम इसका डिटेल आपको पढ़ के बता देंगे। एग्जैक्ट हमको पूरी चीजें याद नहीं है, बस 2-3 पॉइंट याद है कि किस प्रक्षेपण के द्वारा भेजा गया था। दूसरा, ये भारत का जो हरिकोटा है, श्री हरिकोटा, वहां से भेजा गया था, ठीक है, और 2019 में भेजा गया था। इससे ज्यादा डिटेल में चाहिए तो फिर हमको आप शाम तक कॉल करिएगा, ठीक है। फिर आज सर क्लास नहीं लेंगे बोल रहे हैं, सर जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने। हम्म। अरे तो खाना ना बनाए? अरे पढ़ा देंगे फिर। हाँ, क्योंकि खाना वाना भी बनाना है ना, देखिए 9:15 हो गया। हाँ सर, वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, सर की क्लास इतने टाइम की ऑफ रहेगी, 4 बजे वाली क्लास सर की रहेगी, ठीक है। अभी अभी तो जाएं तो वो 3 दिन से उसी के चक्कर में घूम रहे हैं, लग ही नहीं रहा है। नहीं लगा सपना जी, वो 3 दिन से क्या, और भी दिन से वो घूम रहे हैं उसी के चक्कर में, वैक्सीन ही नहीं लग पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लग क्यों नहीं रहा रूबी जी, इसका मेन रीजन यही है कि बोल रहे हैं कि वैक्सीन ही नहीं आई है, ठीक है, मतलब जितने लोग